जो लोग क्विकली पोर्टफोलियो जानना चाहते हैं, मैं उनको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये है मोटा मोटी पोर्टफोलियो। अगर आप सिर्फ इसी नाम के लिए आए थे तो आपके लिए वीडियो यहाँ पे एंड होता है। लेकिन जो सीखने आए हैं, जो जानना चाहते हैं कि यार अभी ये कंपनियां हैं ना, कल को 2 साल बाद दूसरी कंपनियां भी हो सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो बनाते टाइम हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि कैसे हम साइंटिफिक तरीके से एक अच्छा और रोबस्ट पोर्टफोलियो बनाएं। इस वीडियो में हम उसी चीज को डिटेल में देखने वाले हैं। डेटा भी हम डिटेल में देखेंगे, बट उसके पहले आई वांट यू गाइस टू लिसन दिस क्लिप। When you enter the market, first you must try to understand how money has been made in any market. हर कंट्री में हर बिजनेस में पैसे नहीं बनते। जैसे 2 व्हीलर कंपनी इंडिया में पैसे बनाते हैं, दुनिया में कहीं नहीं बनता पैसा। जैसे आईटी कंपनी, जैसे यहाँ पर इन्फोसिस, टीसीएस, तो यहाँ जो तूफान है आईटी सर्विसेज कंपनीज का, वो दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है। दे आर डाइंग। यस, हर कंट्री में हर सेक्टर में पैसा नहीं बनता। एग्जाम्पल के लिए आईटी सर्विसेज सेक्टर, इंडिया में उसमें इतना पैसा बनता है कि बाकी और किसी देश में इतना पैसा नहीं बनता है। अगर आप नाम देखोगे तो टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, HCL टेक्नोलॉजी है, LTTS है, LTI है, माइंडट्री है, एम्फेसिस है, टाटा एलेक्सी, बहुत सारी कंपनियां। चाइना में शायद मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा पैसा बनता है, टेक्नोलॉजी को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के देखोगे तो यूएस में ज्यादा पैसा बनता है। ऐसे ही हर कंट्री की अपनी एक स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ को जब तक आप नहीं समझोगे ना, आप सबसे ज्यादा पैसा नहीं बना सकते। तो आज हम इंडिया के उसी स्ट्रेंथ को देखने वाले हैं, वो भी नंबर्स के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में, नॉट अ स्टोरी। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि पोर्टफोलियो क्रिएशन होता कैसे है। पोर्टफोलियो क्रिएशन में ना आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है सेक्टर, कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, प्लस जिसमें पैसा बनने की पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी कैसे हम चेक करेंगे? टाइम टेस्टेड होना चाहिए वो, और स्ट्रेस टेस्टेड। स्ट्रेस मतलब ये सेक्टर टाइम टेस्टेड भी होना चाहिए, स्ट्रेस टेस्टेड भी होना चाहिए। टाइम टेस्टेड यानी ऐसा सेक्टर जो लगभग 20-25 साल से परफॉर्म किए जा रहा है, प्लस आगे भी परफॉर्म करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मतलब उसका जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही बना हुआ है। जैसे बैंकिंग सेक्टर पिछले 20 साल से परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले 20 सालों तक परफॉर्म करते रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है ना। तो ये हो गया टाइम टेस्टेड। दूसरा स्ट्रेस टेस्टेड। अब बैंक को ही देख लो, चाहे 2007 का क्रैश हो, चाहे 2020 का कोविड का क्रैश हो, 2000 का क्रैश हो, जितने भी क्रैशेस आए, हर सिचुएशन में ये सेक्टर ऑलवेज परफॉर्म करता है। दूसरा वही आप एफएमसीजी सेक्टर को ले लो, वो भी टाइम टेस्टेड है, स्ट्रेस टेस्टेड है। हर सिचुएशन को पार करके वो सेक्टर लगातार वो बिजनेस मॉडल आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपको ऐसे सेक्टर चूज करने हैं जो स्ट्रेस टेस्टेड हो और जो टाइम टेस्टेड हो। लेकिन ये सेक्टर मालूम कैसे पड़ेंगे, हमें पता कैसे लगेगा कि कौन कौन से सेक्टर अच्छे हैं? कुछ नाम हम जानते हैं, बस सुने सुना है ना? नहीं, हम डेटा पे बिलीव करेंगे। कल को सेक्टर्स में बदलाव भी हो सकता है, तो इसलिए हम डेटा कंसिस्टेंटली देखेंगे। अब डेटा कौन सा देखेंगे? एक तो हम देख सकते हैं पुराना डेटा, वो तो आप देखते ही रहोगे, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। मैं आपको इस क्वार्टर के यानी कि मार्च 2022 क्वार्टर के जितने अभी तक रिजल्ट आए हैं, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा कंपनियों ने प्रॉफिट दर्ज किया है, उससे हमें एक सेंस आएगा कि कौन सी कंपनियां, कौन सा सेक्टर सबसे पहले मजबूत है। याद रखना, कंपनी की भी बात नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले हम सेक्टर पकड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीनर पे ये मैं आ गया हूं, screener.com पे। अब मैं यहां पे लिखता हूं मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 100। कितना रिजल्ट है ये? हाँ, 2070 कंपनी है, दैट्स ओके। मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूं यहाँ पे। तो ये मैंने वो सारी कंपनियां, ऑलमोस्ट 2070 कंपनियां थी, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। हाँ, उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनका रिजल्ट इस क्वार्टर में नहीं आया था, तो उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। उसमें LIC भी है, दैट्स ओके। तो यहाँ पे मेरे पास 2015 कंपनियां बची हैं। यहाँ पे मैंने वो डेटा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, कंपनियों का नाम, देन इंडस्ट्री, देन मार्केट कैप, और इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट है, ईयरली कितना प्रॉफिट है वो मैंने लिख लिया, और क्वार्टरली लॉस में रही है ये कंपनी या फिर प्रॉफिट में रही, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोट कर ली। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दर्ज करने वाली 16,000 करोड़ का प्रॉफिट इस बार रिलायंस ने दर्ज किया हुआ है, ठीक है। ये पिवट मारने के बाद हम यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि सबसे बड़ा मार्केट कैप कौन सी इंडस्ट्री का है। तो आप देख रहे हो कंप्यूटर्स का, कंप्यूटर्स की 115 कंपनियों के अभी तक रिजल्ट आ चुके हैं। 100 करोड़ के ऊपर लगभग सबके रिजल्ट आ चुके हैं, बट 115 कंपनियां और उनका मार्केट कैप 30 लाख करोड़ का है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और 30,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है इन कंपनियों ने, 115 कंपनियों ने। टोटल मार्केट कैप का अगर आप देखोगे 12% सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर इंडस्ट्री है। वहीं बैंकिंग इंडस्ट्री अगर आप देखोगे ये लगभग 12% है। फाइनेंस इंडस्ट्री यानी कि NBFCs लगभग 10% है। देन रिफाइनरीज 8% है। पावर
5% है एंड फार्मास्यूटिकल लगभग 4% है टोटल मार्केट कैप। सो आप यहाँ पे देखो कंप्यूटर की 115 कंपनियों में से 99 प्रॉफिटेबल है, 16 लॉस में है। अभी 99 प्रॉफिटेबल में से जरा देखते हैं कौन कौन सी प्रॉफिटेबल है। तो एक बार इसको ओपन करते हैं। हाँ, ये देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दर्ज करने वाली है टीसीएस, जिसने लगभग 10,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। इन्फोसिस 6,000 करोड़, HCL 3.5। आप देख रहे हो सारी आईटी कंपनियों ने ऑलमोस्ट प्रॉफिट ही दर्ज किया इस क्वार्टर का। ये भी लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये भी नहीं कि कोई पुराना डेटा बहुत दूर का डेटा, नहीं, लेटेस्ट क्वार्टर कभी का है ये, मार्च 2022 का डेटा है। ठीक है, एकदम लेटेस्ट डेटा है ये। वहीं अगर हम बैंक्स को देखें तो 36 टोटल कंपनियां, उसमें से 35 प्रॉफिटेबल है, सिर्फ एक है जो लॉस में है। कौन सी कंपनी, जरा ये भी देख लेते हैं कौन सी कंपनी ये लॉस में है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूं, सूर्योदय स्मॉल बैंक, इसने अभी रिजल्ट दिखाया, ये आई थिंक 50 करोड़ के घाटे में है। वहीं प्रॉफिटेबल को एक बार ओपन करके देखते हैं। HDFC बैंक सबसे ऊपर है, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट। स्टेट बैंक 10,000 करोड़ का प्रॉफिट। ICICI 7,000। आप देख रहे हो टॉप बैंक्स, HDFC, स्टेट बैंक, ICICI, एक्सिस, कोटक। वहीं आप फाइनेंस यानी NBFCs को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लगभग 22 लाख करोड़ का सेक्टर है। 176 कंपनियां, 143 प्रॉफिटेबल है, सिर्फ 33 लॉस में है। लॉस में बड़े बड़े लॉस कौन सी कर रही है जरा देख लेते हैं। रिलायंस होम, रिलायंस कैपिटल, ये थोड़े से बड़े बड़े लॉस कर रही है। आपके पोर्टफोलियो में कंप्यूटर, बैंक, फाइनेंस, ये तो जरूर होना चाहिए। वही रिफाइनरी सेगमेंट में अगर हम देखें तो कौन सी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 16,000 करोड़ का प्रॉफिट। IOCL, MRPL, BPCL, HPCL, CPCL, ये सारी, ये देखो गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको नहीं मिलती, लेकिन रिलायंस इसमें तो आपको क्लियर कट ग्रोथ मिलती है। लगभग 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो आप इसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट आराम से रख सकते हो। पावर में 21 प्रॉफिटेबल है, 7 लॉस में, मतलब यहां पे रेशियो गड़बड़। जितनी कंपनियां उसमें से ज्यादातर देख रहे हो, बैंक में वही 36 में से सोचो 35 प्रॉफिटेबल है, एक सिर्फ लॉस में है। यहां पे 28 में से 7 लॉस में है भाई साहब। और लॉस में कौन कौन है जरा देख लेते हैं। रिलायंस पावर लॉस में, प्रॉफिटेबल जरा देख लेते हैं। अडानी पावर 4,000 करोड़, पावर ग्रिड, JSW एनर्जी, टोरेंट पावर, टाटा पावर, ये सारी प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल में टोटल 113 कंपनियां हैं, 99 प्रॉफिटेबल हैं और 14 ही सिर्फ लॉस में है। तो मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी अच्छी इंडस्ट्री है और इसमें हमारा पैसा रख सकते हैं। और टोटल मार्केट कैप लगभग 11 लाख करोड़ का। सोचो 113 कंपनियां हैं फार्मास्यूटिकल की, 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं 115 कंपनियां कंप्यूटर्स की और 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 3 गुना, फार्मा इंडस्ट्री से 3 गुना बड़ा हमारा कंप्यूटर इंडस्ट्रीज है। ऑटोमोबाइल में अगर हम देखें लगभग 85,000 करोड़ का 18 कंपनियां हैं। इसमें से कितनी प्रॉफिटेबल है, 13 प्रॉफिटेबल, 5 लॉस में है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट टाटा मोटर्स, देन मारुति सुजुकी, M&M, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आइसर मोटोकॉर्प, आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग कंपनियां हैं। उसके बाद आता है केमिकल्स में देखो भाई साहब 95 कंपनियां, 90 प्रॉफिटेबल है, 90 कंपनियां प्रॉफिटेबल हैं, सिर्फ 5 कंपनियां लॉस में। मतलब हमारे सेक्टर में केमिकल भी जरूर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप सबसे पहले सेक्टर चूज करते हो कि कौन सा सेक्टर भाई मैं रखूं जो एक वैल्यू होल्ड करता है हमारे पूरे इंडिया के इकोसिस्टम में। वहीं अगर आप नीचे जाओगे तो पेंट सेक्टर आपको दिखाई देगा। पेंट सेक्टर भी लगभग 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करता है। उसमें अगर हम देखें सबसे बड़े एशियन पेंट है, उसके बाद फिर बर्जर पेंट, एक्जो नोबल, देन उसके बाद टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल में देखो 123 कंपनियां हैं, 123 और मार्केट कैप सिर्फ 3.5 लाख करोड़ का। मतलब अकेले एशियन पेंट के बराबर का मार्केट कैप है पूरे 123 कंपनियों का। इसमें पैसा बनता है या नहीं? तो अगर हम इसको ओपन करके देखें 102 प्रॉफिटेबल है, 21 लॉस में है। मतलब यहां पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनेगा क्योंकि इतनी कंपनी और मार्केट कैप फिर भी इतना छोटा। मतलब यहां पे बहुत कंपटीशन होने के चांस है। सिगरेट को देखें सिर्फ 5 कंपनियां और 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप। आप सोचो यहां पे किस में ज्यादा पैसा बनने का चांस है। सिगरेट के सिर्फ 5 कंपनियां, टेक्सटाइल की 123 कंपनियां। आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे किस में पैसा लगाऊं मैं। वहीं पेंट में सिर्फ 6 कंपनियां। अब आप सोचो कितना आसान है चूज करना कि भाई सिगरेट और पेंट चूज करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू टेक्सटाइल चूज करना। जब 5 ही है, 5 को ओपन करके देख लो। 4 तो क्लियर कट प्रॉफिटेबल है, एक जो लॉस में है वो भी बहुत छोटा लॉस है, बहुत छोटी कंपनी, 173 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। जो बड़ी कंपनियां हैं सबके सब जबरदस्त प्रॉफिटेबल है। तो इस तरीके से आप आराम से कंपनियों को देख सकते हो और रिजल्ट के बेस पे साइंटिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैंने कौन कौन से सेक्टर आइडेंटिफाई किया। अगर आपको 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है, 50,000 का पोर्टफोलियो बनाना है, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है, कुछ भी बनाना हो,
आप इस मेथड से आसानी से पता कर सकते हो। जैसे मान लो आपको सिर्फ 10,000 रुपए का पोर्टफोलियो बनाना है, आपको मालूम है यार सबसे सेफ क्या है, आईटी, कम से कम आईटी सर्विसेज में पैसा डाल दो, है ना, सबसे ज्यादा ये आगे फ्यूचर में भी अच्छा होने के पूरे चांस है। इंडिया में इसमें सबसे ज्यादा पैसा बनता भी है, टाइम टेस्टेड है, स्ट्रेस टेस्टेड है। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप थोड़ा आईटी में डालोगे, बैंक में डालोगे, फाइनेंस में डालोगे, करेक्ट, क्यों? क्योंकि आपको नंबर चाहिए दिख रहे हैं। आप कुछ भी अनाप शनाप ऐसा कोई तो सेक्टर या कोई तो कंपनी नहीं ले लोगे कि कहीं दूर है, ये 10 गुना होने वाली, उस चक्कर में आपका पैसा डूब जाएगा। ना 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 ना, 10 गुना हो जाएगा, उस चक्कर में मत जाओ आप सिंपल ये देखो कि कहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा बनता है और कहां पे सबसे ज्यादा फेवरेबल कंपनियां हैं, आप उन सेक्टर्स में पैसा डालो, आपका पैसा जरूर बनेगा। अब अगर मुझे 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाना हो तो मैं सोचूंगा कैसे, मेन वो थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे पोर्टफोलियो अगर मुझे बनाना हो तो मैं क्या करूंगा। अगर मुझे 100 रुपए एलोकेट करना हो तो मैं बैंक्स में 20% जरूर रखूंगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो बैंक्स का लगभग 12% मार्केट शेयर है। देन कंप्यूटर्स में आप यहां पे देख रहे हो आईटी सर्विसेज में 20% मैं इसमें भी रखूंगा। ऑटोमोबाइल में मैं 10% रखूंगा, फार्मा में 10%, ऑटो एंसिलरी में 10%, एनबीएफसीज में 10%, पेंट में 5%, केमिकल में 5%, एफएमसीजी में 5%, इन अदर्स में, जैसे कि आप अदर कोई कंपनी चूज करते हो तो इन सेक्टर से नहीं, कुछ अलग है जिसमें आप देख रहे हो कि यार ये कुछ रैपिड ग्रोथ दे सकती है, तो आप वहां पे भी आराम से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये प्रोपोर्शन आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, बट मैं यहां पे कंपनी चूज नहीं कर रहा हूं, याद रख लो। मैं सबसे पहले आपको सेक्टर चूज करने की बात कर रहा हूं और उसमें सेग्रीगेशन करने की बात कर रहा हूं, कौन से सेक्टर में मेरा पैसा हो, और वो भी साइंटिफिक तरीके से, करेक्ट। उसके बाद आता है कि यार लोकेश ये तो सही है, चलो मैंने बैंक चूज कर लिया, उसके बाद क्या वही एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सब यही ले लो, लार्ज कैप ही ले लो? नहीं, तब आप वहां पे सोचते हो कि यार मुझे कुछ ना कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स चाहिए, है ना, जो कंसिस्टेंटली कंपाउंड करे मेरे पैसे को, और कुछ मुझे रैपिड ग्रोथ वाले चाहिए, यानी स्मॉल कैप, कि अगर वो बनेंगे ना तो जबरदस्त बनेंगे। तो मैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर में 80% पैसा रखूंगा अपना, वहीं रैपिड ग्रोथ में 20% अपना पैसा रखूंगा। अब आता है बैंक्स में, तो बैंक्स में 80% में किसमें रखें? अभी हमने देखे लार्ज बैंक कौन कौन से थे, एचडीएफसी थे, आईसीआईसीआई थे, एक्सिस बैंक थे, कोटक महिंद्रा बैंक थे। इनमें से आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो चूज कर सकते हो। मेरा फेवरेट है एचडीएफसी बैंक और मैं उसमें हैविली इन्वेस्टेड हूं। तो 80% पैसा, अगर 20 रुपया मुझे लगाना है बैंक्स में, तो 80% उसका मैं एचडीएफसी बैंक में रखूंगा और 20% मैं किसी स्मॉल बैंक में भी रख सकता हूं, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 40,000 करोड़ का बैंक है। यहां से 10 गुना 20 गुना भी होने की संभावना है उसके डेटा के हिसाब से। ये एनालिसिस का पार्ट है। अब कंपनीज को कैसे एनालाइज करना है, कैसे पी देखना है, आरओसी देखना है, बिजनेस कैसे एनालाइज करना है, ये सब चीजों के लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया फ्री वीडियो सीरीज बना रखी है। यहां पे आपको लिंक भी आ रहा होगा, आप आराम से जाके उसको देखिए, उससे आपको जरूर 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 हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो अब आता है आईटी में भी वही सेम 80% में लार्ज कैप में भी रख दूंगा, जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें। बचा हुआ 20% में थोड़ा मिड कैप या लार्ज कैप या मिक्स टाइप का कंपनी ढूंढूंगा, जैसे एलटीटीएस हो गया, एलटीआई हो गया, माइंडट्री हो गया, इनमें से मैं किसी में इन्वेस्टेड रहूंगा। देन उसके बाद आता है टाटा एलेक्सी हो गया। देन उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के एंगल से सोच सकते हो, 4 व्हीलर के एंगल से, 2 व्हीलर के एंगल से सोच सकते हो। तो 4 व्हीलर के एंगल से शायद आप टाटा मोटर्स ले सकते हो, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी एंगल आ गया, प्लस 4 व्हीलर के लिए तो है ही वो। वहीं आप 2 व्हीलर के एंगल से सोच रहे हो तो हीरो मोटोकॉर्प में जा सकते हो, जिसमें उसके नॉर्मल बाइक्स तो है, ईवी बाइक्स भी उनके उतर है। वहीं अगर आप उसमें स्मॉल कैप कंपनियां ढूंढ रहे हो तो एक वर्ल्ड विजार्ड मोबिलिटी करके है, आप उसको भी देख सकते हो, वो भी एक अच्छी कंपनी है। देन आता है फार्मा इंडस्ट्रीज। अगर आप लार्ज कैप में देख रहे हो 80% में, तो आप डिवीज लेबोरेटरी या फिर डॉक्टर रेड्डीज देख सकते हो। वहीं स्मॉल कैप या मिड कैप की तरफ आप देख रहे हो तो लॉरस लैब या फिर कैप्लिन पॉइंट, इनको आप देख सकते हो। एनबीएफसीज में अगर आप देख रहे हो तो आप लार्ज कैप में अगर आप जाओगे बजाज फाइनेंस या फिर बजाज फिनसर्व में से किसी एक को भी चूज कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद आता है कुछ स्मॉल कैप में, या मुथूट फाइनेंस को भी आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आता है स्मॉल कैप में अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो आप उसमें भी रिसर्च करो कि स्मॉल कैप की कंपनी है जो फ्यूचर में बड़ी बन सकती है, उनके पास प्राइसिंग पावर होना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उनको आप चूज कर सकते हो। सेम पेंट, केमिकल, एफएमसीजी एंड कुछ अदर स्टॉक्स। और इस तरीके से आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो आराम से बन जाएगा। अब इसी चीज को आप आसानी से 50,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़ तक लेकर के जा सकते हो। सबसे पहले सेक्टर्स, एंड उस सेक्टर्स के अंदर लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप का डिफरेंशिएशन, एंड देन उसके अंदर आप फिर स्टॉक्स को फिलअप करते हो कि यार ये बिजनेसेस मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनमें मैं लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहूंगा। अब इसी चीज को प्रूफ के तौर पे भी देख लेते हैं कि क्या ये बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं। तो जरा 1-2 म्यूचुअल फंड ओपन करके देखते हैं।
तो ये मैं आ गया हूं गूगल पे, तो जरा मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ठीक है, ये मनी कंट्रोल है, मनी कंट्रोल पे मैं आ गया हूं। ये लार्ज कैप एंड मिड कैप का फंड है, 21,000 करोड़ का फंड डिप्लॉयड है। जरा देखते हैं इनका पोर्टफोलियो में, नीचे स्क्रॉल करके आऊँ, यहाँ पे आता है डिटेल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस। आप यहाँ पे देखिए तो व्यू कंप्लीट होल्डिंग पे मैंने क्लिक किया, व्यू कंप्लीट होल्डिंग के बाद अब यहाँ पे सेक्टर, तो आप देख रहे हो बैंक्स में इन्होंने 20% लगभग डिप्लॉय किया है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, स्टेट बैंक, वही अपनी टॉप बैंक्स देखा तुमने डेटा में, वही जो थे वहां पे यहाँ पे सिलेक्टेड है। देन कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में भी इन्होंने लगभग 10% रखा है। याद है हमारा एनालिसिस कि कितना परसेंटेज था? कंप्यूटर टोटल लगभग मार्केट कैप का 12% है, बैंक्स 11% है, फाइनेंस 9%, 8%। ये जो परसेंटेज है ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिलते जुलते दिखाई देंगे। यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कितना परसेंटेज है। देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आप देख रहे हो, ये 10% है, ये ज़्यादा इन्होंने रखा है। देन एनबीएफसीज को इन्होंने रखा है 6 से 7%। देन रिफाइनरीज को रखा है 5%। अब एक और मैं म्यूचुअल फंड आपको दिखा देता हूँ इसी से मिलता जुलता, जैसे कि हम एक्सिस ब्लू चिप फंड, ठीक है, डायरेक्ट वाला ही लेना है, रेगुलर नहीं लेना है। रेगुलर एंड डायरेक्ट में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काम का है, जरूर इसको देखना, जरूर इसको देखना, ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। डायरेक्ट ही लेना है क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो खैर अपने चलते हैं इस पे सेक्टर पे चूज किया। आप देखो यहाँ पे बैंक 20%, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इसने 15% रखा है। देन एनबीएफसीज 12%, रिटेलिंग 7%, वही डीमार्ट का है। फार्मास्यूटिकल 6%, रिफाइनरीज में रिलायंस को रखा है, एक अच्छी कंपनी। सीमेंट। तो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो, आपने देखा म्यूचुअल फंड का 20-20 हजार करोड़ रुपए इन्होंने डिप्लॉय किया। और आप लोग सिर्फ नाम ढूंढ रहे हो, ये यूट्यूब पे आपको किसी ने ये नाम बता दिया, दूसरे यूट्यूब पे आपको किसी ने दूसरा नाम बता दिया, फिर तीसरा नाम बता दिया, आप फिर कंफ्यूज जाते हो 50 स्टॉक ले लो क्या, 60? नहीं, आप पहले सेक्टर स्पेसिफिक क्लियर हो जाओ कि आप किस सेक्टर को लेकर के बुलिश हो, किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके बाद आप उसमें लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप ढूंढो। अब आपने एचडीएफसी में मान लो इन्वेस्ट कर दिया, कल को आपको किसी ने बोला नहीं आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा है, हाँ भाई अच्छा है, एचडीएफसी भी अच्छा है, दोनों ऑलमोस्ट उसी रफ्तार से ग्रो करते हैं, तो आप एक में बने रहो। तो ये तरीके से आप पोर्टफोलियो बनाते हो। आप मुझे अपना कमेंट करके बताओ कि जो मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस किया, आपको जो नंबर्स निकाल के बताया, नंबर्स के साथ जो एनालिसिस करके बताया, ये काम का था या नहीं था। इसमें आप ईयरली एनालिसिस के साथ भी ये वीडियो चाहते हो क्या? इससे आपको पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प मिला या नहीं मिला? इससे मुझे एटलीस्ट ये मालूम पड़ेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।